हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेशन के अंतर्गत दोस्तों आज हमारा फिर से एक नया सेशन आ चुका है जिसपे हम बात करेंगे आज राइट पर। जी हाँ दोस्तों, राइट पर हमारी चर्चा होगी। राइट अर्थात अधिकार। दोस्तों अधिकारों पर चर्चा करते हुए आज हम इसके अंतर्गत बात करेंगे अर्थ और प्रकार की, कि अर्थ जो राइट होते हैं अर्थात जो अधिकार होते हैं, कितने कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, एक्चुअल में ये अधिकार होते क्या है, इनका महत्व क्या है हमारी समाज में या किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार क्यों आवश्यक है जनता के लिए। वो सारी चर्चा दोस्तों एक एक करके हम करने वाले हैं। स्टार्ट सेशन को प्रारंभ करें उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन चल रहा है ये अगर दोस्तों आपके सिलेबस में बीए फर्स्ट के अलावा सेकंड या थर्ड ईयर में भी अगर आपको ये कवर होता है आपका सिलेबस में, तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एमए, बीकॉम, बीएससी या कहें कि बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होगा अर्थात कि उपयोगी होगा जितना कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट सेशन पे ही मूव करेंगे। इकाई 4 आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये आपको बता ही चुका हूं मैं कि अधिकार में हम दो पॉइंटों पर फोकस करने वाले, पूरे अधिकार के अर्थ और प्रकार पर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम अधिकार पर चर्चा कर लेते हैं, अधिकारों पर चर्चा कर लेते हैं। अधिकार एक्चुअल में होता क्या है, या देखिए अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम किसी भी शासन व्यवस्था की बात करें, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो, चाहे वो लोकतंत्रात्मक हो, चाहे वो साम्यवादी, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, जब तक वहां नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक उस देश का किसी भी प्रकार से विकास संभव नहीं है ना। क्योंकि किसी भी देश का जो विकास होता है वो किस पर टिका होता है, वहां की जनता के व्यक्तित्व के विकास पर। जब तक उस देश की जनता के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो जाएगा तब तक उस देश का विकास संभव नहीं है, चाहे वो पूरे विश्व स्तर पर अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी ही ख्याति क्यों ना प्राप्त कर ले। क्लियर है ना। तो दोस्तों इसीलिए चाहे शासन व्यवस्था कोई सी भी हो, लेकिन फिलहाल हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो हम दोस्तों लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो हम लोकतंत्र शासन व्यवस्था को ही कोट करते हुए यहां पर चलेंगे। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो देश होते हैं दोस्तों, जो राष्ट्र होते हैं, उन राष्ट्रों का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य एक ही होता है कि वहां पर जो जनता रह रही है उस जनता का विकास, हर एक क्षेत्र में उस जनता का विकास। तो हर एक क्षेत्र को लेकर के हम एक शब्द में बोलते हैं उसकी जनता के व्यक्तित्व का विकास, कि उस राज्य में रहने वाली जनता या कहें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसके लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना ही यहां पर दोस्तों अधिकार, जनता के लिए अधिकार कहलाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो अधिकार है राज्य प्रदान कर रहा है किसको, जनता को। किस रूप में, क्या अधिकारों के रूप में? नहीं, जनता को राज्य जो है कुछ सुविधाओं के रूप में जनता को प्रदान करता है। वो सुविधा ही यहां पर अधिकार कहला रही है, या कहें सिंपल शब्दों में से समझिए इसको कि राज्य का एक प्रथम लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य होता है कि वहां की जनता के व्यक्तित्व का विकास हो सके, और इस व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रत्येक राज्य अपनी जनता को कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है वही सुविधा दोस्तों यहां पर नागरिकों के लिए अधिकार बन जाती है, अधिकार कहलाती है। क्लियर है ना। तो दोस्तों यहां पर थ्योरेटिकल रूप में भी इसको आप इस प्रकार से ही पढ़ेंगे, आपको पूरा क्लियर होता चलेगा। तो दोस्तों यहां पर अधिकार का अभिप्राय सिंपल शब्दों में, अन्य शब्दों में अगर देखा जाए तो राज्य के द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ सुविधाएं। कौन सी सुविधाएं? कार्य करने की सुविधाएं या स्वतंत्रता, जिससे व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास कर सके, जैसे शारीरिक विकास कर सके, मानसिक, नैतिक, आर्थिक, हर प्रकार का विकास कर सके। उन्हीं सुविधाओं को या उन स्वतंत्रताओं को ही यहां पर जो है अधिकार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों यहां पर तक का, है ना। तो अधिकार अब सिंपल शब्दों में कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। अधिकार सिंपल एक देखिए, एक स्टोरी तक की तरह समझेंगे ना तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। एक स्टोरी की तरह समझने का प्रयास करें, एक पूरी कहानी के रूप में, किस प्रकार से कि जो अधिकार होते हैं, अधिकार कुछ और नहीं बल्कि राज्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली वो विशेष सुविधाएं होती है, जिन सुविधाओं के तहत नागरिकों में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना
प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर सके, उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए। अब चूंकि यहाँ राज्य जनता को प्रोवाइड करता है, जनता को देता है, तो जनता के वो जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जनता के लिए अधिकार बन जाती हैं। बस इतना ही अधिकार का अर्थ, इतना समझ लीजिए। आगे हम उसको और पूरा क्लेरिफाई करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इन अधिकारों को लेकर के यहां पर बोसांको ने कहा है कि अधिकार जनता की वो मांग है। क्या है? अधिकार जनता की वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अब यहां पर एक बात समझिएगा, बोसांको ने जो ये परिभाषा दी है ना अधिकारों की, अब चूंकि ये परिभाषा जो अधिकारों की परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा कानूनी परिभाषा है। कौन सी है? कानूनी परिभाषा है। क्यों है? क्योंकि यहां पर इन अधिकारों को राज्य लागू कर रहा है। इसका भेद आपको आगे समझ आने वाला है, इसकी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है। बस अभी सुन लीजिए कि बोसांको ने यहां पर कानूनी अधिकारों की परिभाषा दी है। क्या कहा है? कि अधिकार जो है वो एक मांग है जनता की, है ना, जिसे जनता स्वीकार करती है और राज्य लागू करता है। ठीक है, तो यहां पर अधिकार राज्य के द्वारा दिए जा रहे हैं और एक ऐसे अधिकार भी देखने को मिलेंगे जो प्राकृतिक रूप से जनता को मिले हुए हैं, जो राज्य के द्वारा नहीं दिए जाते, है ना। तो ये अगली स्लाइड में भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है कि अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिकों के सर्वोच्च कल्याण में सहायक, सर्वोच्च कल्याण मतलब कि व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, है ना। तो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक हो, उसी को यहां पर अधिकारों की संज्ञा दी गई है, अधिकार कहा गया है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी प्रकार से अब जब हम अधिकारों की बात करें कि यार अधिकार, अभी तक हमने अर्थ तो समझ लिया, लेकिन ये अधिकार होते कितने प्रकार के हैं, तो यह अधिकारों के प्रकार की अगर बात करें तो दो प्रकार के विशेष रूप से आपको अधिकार देखने को मिलेंगे। एक होते हैं नैतिक अधिकार और एक होता है कानूनी अधिकार। एकदम स्मूथ लीजिए, है ना, एकदम स्मूथली पढ़िए, इसको समझने का प्रयास करना। यहां पर आपको अभी फिलहाल नोट्स मत बनाइएगा आप लोग, अगर नोट्स बना रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, पहले इस मैटर को पूरा समझ ले, क्योंकि अगर आपने व्यवहारिक रूप से इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो नोट्स जब आप बनाने बैठेंगे तो बहुत सारे पक्ष जो है आप अपनी तरफ से भी लिख देंगे। इसलिए पहले इसको पूरा कंप्लीटली समझिए, ठीक है ना। तो जब अधिकारों की अगर बात करें तो बेसिकली मतलब सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अधिकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? नैतिक अधिकार होता है और एक कानूनी अधिकार होता है। क्या होता है ये नैतिक और कानूनी अधिकार? ज्यादा लोड मत लीजिए दिमाग पे, सिंपल शब्दों में समझिए। नैतिक अधिकार वो होते हैं जो आपको जन्म से प्राप्त हुए हैं, जो आपकी संस्कृति के अनुसार, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये हमारे संस्कार है, ये हमारे परिवार के संस्कार है ना। किसी बड़े को देख करके उसे प्रणाम करके उसके पैर छूना, ये क्या है? ये एक संस्कार होते, संस्कृति है हमारी। तो ये जो अधिकार, अब ये देखिए, आप किसी भी आपसे बड़े के पैर छूते हो तो पैर छूना ये आपका जो है, आपके तो संस्कार है, लेकिन वो उसका दायित्व, उसका जो है एक अधिकार बन जाता है। जिसके आप पैर छू रहे हो ना, उसका अधिकार है। लेकिन कौन सा अधिकार है? नैतिक अधिकार है। अब नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार कौन सा होता है दोस्तों? कानूनी अधिकार वो होता है जिसे राज्य आपको प्रोवाइड करता है। दोनों में अंतर समझिएगा, है ना। नैतिक अधिकार जो आपको आपकी संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, जो आपको आपकी नैतिक जो आचरण है आपका, वो आपसे करने को बोलता है, वो आपके नैतिक अधिकार है। और कानूनी अधिकार वो है जिनको राज्य प्रदान करता है। अब यहां पर दोनों की विशेषताएं क्या देखने को मिलेगी आपको कि नैतिक विचारों को कुछ विद्वानों ने यहां पर अधिकार नहीं माना है, अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा है। कुछ विद्वानों ने क्यों नहीं रखा है भाई? वो इसलिए नहीं रखा है दोस्तों, देखिए, नैतिक अधिकार आपको जन्म से मिले हैं, नैतिक अधिकार आपको जन्म से मिले हैं, तो अब इसको राज्य ने तो प्रोवाइड नहीं किया, राज्य ने तो प्रदान नहीं किए। तो जब राज्य आपको यह अधिकार नहीं देता है तो राज्य इसका संरक्षण भी नहीं करेगा। जैसे अगर आपके फूफा जी आपके घर पे आते हैं, है ना, और आप उनके हमेशा पैर छूते हो, ठीक है, और वो बड़े गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि वाह यार मेरा कितना मान सम्मान किया जा रहा है घर में। लेकिन कभी जो है आए और आपने उनके पैर छूना, ठीक है, अपने नमस्कार भी नहीं किया और आप अब जो है अपने रूम में चले गए, तो उनका मुंह फूल जाएगा, है ना, लाल हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके कोर्ट में जाकर के आपके विरुद्ध में केस फाइल कर देंगे कि इसने मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब वो जो है कानून का सहारा नहीं ले सकते। अगर आपने अपने नैतिक अधिकारों का उल्लंघन भी किया हो तब भी राज्य आपको कुछ नहीं बोलेगा, कानून आपसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो अधिकार राज्य आपको प्रोवाइड करता है
उन अधिकारों का अगर उल्लंघन किया गया तो ये कानूनी अपराध माना जाता है। बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहां पर इस डिफरेंस को अगर आपने समझ लिया तो दोनों अधिकार आपके मस्तिष्क में पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। नैतिक अधिकार, ठीक है ना, जो आपको जो है आपके नैतिक आचरण से मिलते हैं, क्लियर है। और इसी प्रकार से कानूनी अधिकार जो राज्य आपको प्रदान करता है। यहां तक का क्लियर हुआ दोस्तों? यहां तक का पूरा क्लियर होना चाहिए ना। अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दरअसल जो सेशन हम लेकर आए हैं, या कहें कि आपके सिलेबस में जो पार्ट है अधिकार वाला, उसमें हमें कौन सा अधिकार पढ़ना है, हमारे लिए कौन सा आवश्यक है। यार देखिए, नैतिक अधिकारों पर हमें चर्चा नहीं करनी है। ये हालांकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका बड़ा थोड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की चीजें पढ़ाई नहीं जाती है, जबकि यहाँ पर थोड़ा पढ़ाया जाना चाहिए था नैतिक अधिकारों के बारे में भी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कानूनी अधिकार को ही सम्मिलित किया गया है। कानूनी नैतिक अधिकारों में भाई थोड़ा सा क्या होता है कि एक नैतिकता जागृत होती है इंसानों की, है ना। अब इतना सा पढ़ा आपने तो थोड़ा सा आपको रिमेंबर हुआ कि यार हाँ, ऐसे भी कुछ हमारे नैतिक आचरण हमें करना चाहिए। हमारे संस्कार भी इस प्रकार के होते हैं, जो नहीं करते उनको वो भी फॉलो करने के लिए उनके अंदर से एक आत्मा जागेगी, ठीक है ना। तो वो छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में ही नहीं है तो उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करेंगे। वो कभी जब हम नैतिकता पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। चलिए अब यहाँ बात करेंगे हम दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ाया जा रहा है और जो हमारे एग्जाम में आएगा, वो आएगा कानूनी अधिकार, है ना। कानूनी अधिकार को ही हमें पढ़ना है, क्योंकि कानूनी अधिकार ही हमारे यहाँ पर प्रमुख अधिकार है, जिनका अगर उल्लंघन होता है तो राज्य उनकी रक्षा करता है, राज्य रक्षा करता, सरकार रक्षा करती है, और हम उन अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के न्यायालय में जा सकते हैं, अर्थात कानून का सहारा ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कुल मिलाकर के कानूनी अधिकार पढ़ने, और कानूनी अधिकार भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कानूनी अधिकार अर्थात कि राज्य के द्वारा जो अधिकार हमें दिए जाते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों? एक होते हैं उसमें नागरिक अधिकार, और दूसरा होता है राजनीतिक अधिकार। कौन कौन सा? नागरिक और राजनीतिक, दो प्रकार के अधिकार यहां पर होते हैं। अब क्या होते हैं ये नागरिक अधिकार और क्या होते हैं राजनीतिक अधिकार? राजनीतिक अधिकार दोस्तों, तो इनको हम जो है अंदर इसके अंदर चल करके और एक बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। और यकीन मानिए एक बार समझ लिया ना, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कहीं से कहीं तक कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक अधिकारों के अंतर्गत दोस्तों हम 7 प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करने वाले हैं। 7 प्रकार के अधिकार कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा आपका समानता का अधिकार, है ना। अब ये बोलेंगे सर कुछ चीजें तो बहुत सारी रिपीट हो रही है ना। पिछले मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर सेशन आप सीरियल वाइज लोगे ना, 1 2 3 4 इस तरह से अगर लोगे ना, तो बहुत सारे टॉपिकों में जो है मैच होते हैं, आपकी एक लिंक बनती है। जब हमने न्याय को पढ़ा था, जब हमने स्वतंत्रता को पढ़ा था, जब हमने समानता को पढ़ा था, तो सब क्या पढ़ा था? यही सब तो पढ़ाया था भाई। समानता का अधिकार पढ़ रहे अभी, तो समानता क्या स्वतंत्रता भी है ना, ये एक न्याय भी तो है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जिससे टॉपिक को भी आप पढ़ते हो ना, तो सीरीज वाइज पढ़े उसको। उससे क्या होता है, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते भाई। हम भी तो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे यार कौन पढ़ाता बताइए टॉपिक वाइज टॉपिक? मैं क्यों लेकर आता हूं यहां पर? ताकि आपकी लिंक बनी रहे, टूटे नहीं, है ना। धीरे पढ़ाते हैं, कम लेक्चर लेते हैं, कम लेक्चर अपलोड करते हैं, लेकिन पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से, जिससे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आप पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। आपकी आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति होना चाहिए। आप संतुष्ट हो या ना हो चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी भी पढ़ते हुए कोई बोल रहा है कि सर जियोग्राफी पढ़ा दीजिए, हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, फलाना ढिमका, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपकी आवश्यकता क्या है भाई? जो सब्जेक्ट में लेकर आ रहा हूं उसमें मैं आपको अपनी ओर से 100% तब तक जब तक नहीं दे दूंगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो यहां पर मुझे अपनी संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए फिलहाल। तो मेरी संतुष्टि कब होगी? जब मैं आपको जो भी सब्जेक्ट दे रहा हूं उसमें 100% दे पाऊं आप लोगों को, है ना। तो वही देने का प्रयास रहता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बक बक करता रहता हूं कि यार इस प्रकार से मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़िए। कभी कभी टीचरों की बात मान भी लेना चाहिए, कहीं ना कहीं पर हो सकता कभी ना कभी तो कुछ फायदा हो ही जाएगा उससे। चलिए, तो बात कर रहे थे फिलहाल हम अधिकारों की, नागरिक अधिकारों की। तो नागरिक अधिकारों के अंतर्गत हमें 7 प्रकार के अधिकार देखने हैं। समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का, रोजगार का, शिक्षा का, जीवन का और परिवार का। 7 अधिकार एकदम सिंपल है, लोड नहीं लेना है, सिर्फ समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। चलिए एक एक करके इनको भी पूरा क्लियर कर देते हैं, जिससे कि आपके अंदर ये पूरा छप जाए, है ना। समानता का अधिकार, भाई क्या होता है समानता का अधिकार? व्यवहारिक रूप से समझते चले, स्लाइड में पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को डाटा दे रखा है, सिर्फ व्यवहारिक रूप से ही समझना है आप लोगों को ना।
समानता का अधिकार का मतलब होता है कि जो भी जनता है, जो नागरिक है, प्रत्येक नागरिक, या देखिए जब अगर देखिए समाज में अगर राज्य या कोई व्यक्ति या कोई भी समूह संस्था, कोई भी मान लीजिए आप, अगर किसी भी नागरिक के साथ में ये बोल करके भेदभाव करता है कि तुम फलानी जाति से हो, है ना, तुम नीची जाति से हो या उच्च जाति से हो, तो आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी, या हम जो है आपसे इस प्रकार से बात नहीं करेंगे, या आप फलाने धर्म से हो, या आप जो है आपके साथ में रंग को लेकर के आपसे भेदभाव किया जा रहा है, जैसे कि पहले चलता, अब तो नहीं है परंतु पहले चलता था काले और गोरे का भेद, है ना, जब ब्रिटिश सरकार भारत में हुआ करती थी। तो इस प्रकार से किसी भी आधार पर, अमीर गरीब, प्रभावशाली निष्क्रिय, किसी भी आधार पर जनता के साथ में कोई भेदभाव किए बिना राज्य सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक समान अवसर प्रदान करे। समझिएगा बात को, ऐसा नहीं जैसे कि आप लोग सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो अब सब आप चलिए बीए कर रहे हैं, अब आप में से बीए करने के बाद में किसी का सपना है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सरकार ये नहीं बोल सकती है कि आप जो है गरीब है तो आप आईएएस नहीं आईपीएस के लिए तैयारी कीजिए, सिर्फ आईपीएस बन सकते हैं, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिए, आप डिप्टी कलेक्टर बनिए, है ना, कलेक्टर बनने की आपको आवश्यकता नहीं है, या ये नहीं बोल सकते कि आप इस धर्म से हैं तो आप इस पद को ग्रहण नहीं कर सकते, बाकी जो दूसरे धर्म के होंगे वो कर सकते। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई सुविधा नागरिकों को दी गई है तो उस सुविधा को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव उनमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ योग्यता को छोड़ करके, योग्यता को छोड़ करके। ऐसा नहीं है कि जिसमें योग्यता नहीं उसको भी आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए, ऐसा नहीं, है ना। तो योग्यता को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव ना हो, यही समानता का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, समान भाव मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए समाज के अंदर, तो ये समानता का अधिकार होता है। क्लियर है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। भाई स्वतंत्रता का अधिकार ये बताइए, अगर आप स्वतंत्र नहीं होंगे तो क्या आप अपना कभी विकास कर पाएंगे? अगर हमें आज स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या मैं आपको इस ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको पढ़ा रहा होता? नहीं, बल्कि जो मेरा संचालक होता, जो मुझ पर कंट्रोल करता, वो जैसा मुझे आदेश देता वैसे मैं करता। क्या लोधा जी क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क आप लोगों के लिए चल पाती? बिल्कुल नहीं चल पाती। भाई आज मैं अपने अनुसार, जो मेरा जमीर, जो मेरी इच्छा बोलती है, जो मेरी इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार ही मैं ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे स्वतंत्रता है ना। तो स्वतंत्रता मानव के या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता ही है, जिसके द्वारा मनुष्य अपना विकास कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों समानता की जब बात करते हैं तो यहां पर राजनीतिक समानता इसके अंतर्गत आ जाती है, सामाजिक समानता या कहें या आर्थिक समानता कहें तो इनके अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। प्रत्येक व्यक्ति को भी कुछ अधिकार ऐसे मिले हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त है, सामूहिक रूप से भी प्राप्त है। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, तो बहुत सारी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है यहां पर सम्मिलित की गई है अधिकारों के रूप में। क्लियर है यहां तक का? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था संपत्ति का अधिकार। भाई संपत्ति का अधिकार, अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके माइंड में, मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर दूं। दोस्तों जब हम स्वतंत्रता को पढ़ रहे थे तब हमने संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति वाली स्वतंत्रता की जो हमने बात की थी, तो उस समय हमने एक बात आपसे कही थी कि एक स्वतंत्रता हुआ करती थी संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, है ना। तो संपत्ति के एक मूल अधिकारों में के अंतर्गत ये आती थी, लेकिन वहां से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया था। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कानूनी अधिकार। इसीलिए संपत्ति का अधिकार हम कानूनी अधिकारों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रताओं में इसको वहां से हटा दिया गया था, ठीक है, संविधान से ही हटा दिया गया है। तो दोस्तों जब संपत्ति का अधिकार क्या होता है? संपत्ति का अधिकार सिंपल होता है, भाई आपने जो पैसा कमाया है आप चाहें तो आज खर्च कीजिए, चाहे तो भविष्य के लिए उसको रक्षित करके रखिए, सुरक्षित करके रखिए, जमा करके रखिए। जो संपत्ति आपने जमा करके रखी है, चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे किसी संपत्ति के रूप में हो, चाहे ना चल अचल संपत्ति किसी भी रूप में हो सकती है। अब उस संपत्ति को अगर राज्य सरकार छीनती है आपसे तो उसके एवज में सरकार आपको मुआवजा देगी। बिना मुआवजे के आपसे इस प्रकार की संपत्ति छीनी नहीं जा सकती। तो
जब आपसे आपकी रक्षित संपत्ति किसको बोल रहा हूं, जो आपने भविष्य में खर्च करने के लिए जब बचा कर रखी है, वो रक्षित संपत्ति हो गई। उस रक्षित संपत्ति को अगर राज्य सरकार छीनती है तो उसके लिए सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, जो ये पड़ेगा है ना, यही आपका अधिकार है। वो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है। क्लियर है? रोजगार का अधिकार, भाई आपको अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का संचालन करने के लिए पैसों की जरूरत तो होगी, प्रत्येक सभी को पड़ती है। तो पैसे की जरूरत होगी, तो उस पैसे की जरूरत कहां से पूरी होगी? जिससे कि आपको कुछ काम कर सके या आपको कुछ काम मिले, ठीक है ना। अब आप अपने पैसों की समस्या को खत्म करने के लिए कहें कि अपने परिवार या अपना स्वयं का जो है संचालन करने के लिए, जीवन यापन के संचालन के लिए आप कोई काम ढूंढते, काम करते हैं, तो ये काम करने का भी आपको एक अधिकार होना चाहिए। मतलब ये कि आपको कोई व्यक्ति काम करने से ना रोके, प्रथम बात। दूसरी, जब आपसे काम करवाया जा रहा है तो वहां पर भी कुछ कंडीशनें लागू होती है, और वो कंडीशनें क्या होती है कि आपसे निश्चित कुछ घंटे के रूप में ही काम करवाया जाए, आपका शारीरिक शोषण न किया जाए। दूसरी बात, आपसे जितना काम करवाया जा रहा है उस काम के अनुसार आपको उचित मजदूरी मिले, पारिश्रमिक मिले, है ना। तो ये उचित मजदूरी और उचित निर्धारित घंटे, ये जो निर्धारित किया गया है, यही यहां पर रोजगार का अधिकार है। काम तो आप कहीं पर भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर जो आपसे काम करवा रहा है वो आपसे समय से ज्यादा काम करवाए और मजदूरी, निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी आपको दे। तो इसी बात का ध्यान यहां पर राज्य सरकार रखती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान मजदूरी आवश्यक है। क्लियर है? तो संपत्ति का अधिकार आप पढ़ लीजिएगा, रोजगार का अधिकार मैंने आपको समझा ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार आता है और उसके बाद में हमें पढ़ना है जीवन का अधिकार। यार देखिए, शिक्षा का अधिकार, ये मुझे बताइए क्या स्वतंत्रता, शिक्षा आज के लिए कितनी आवश्यक है? स्वतंत्रता से कहीं किसी भी पक्ष में कम है क्या? शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार से किसी भी रूप में कम हो तो मुझे बताइए। आज इंसान अगर एक टाइम खाना खाएगा ना तो संभव चलेगा, लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं हुआ तो आज के वर्तमान समाज का जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसमें वो जीना भी उसके लिए दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है। किसके लिए? भारत के लिए। दुनिया तो बहुत पहले जाग चुकी है, लेकिन भारत की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी अब शिक्षा का जो महत्व है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो शिक्षा आज मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो गई है। जिस प्रकार से भोजन या पौष्टिक भोजन हमारे शरीर के लिए, शरीर की एक डाइट होती है ना, उसी प्रकार से ये जो शिक्षा है ना, ये हमारे मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण डाइट है। शिक्षा नहीं तो ये कमजोर रह जाएगा, और अगर ये कमजोर रहा तो मनुष्य अपना विकास किसी भी प्रकार से कभी नहीं कर सकता। मस्तिष्क मतलब एक शुद्ध और एक स्वस्थ बुद्धि या मस्तिष्क का होना परम आवश्यक है व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर शिक्षा के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हुए राज्य सरकार ने ये जो है अनिवार्य शिक्षा सभी के लिए लागू की है। यहां पर चाहे धनी व्यक्ति हो या निर्धन व्यक्ति हो, जब राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है तो निर्धन, धनी, किसी भी धर्म विशेष या किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कोई सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज है, अब वहां पर कोई धनी वर्ग के बच्चे हैं तो बेंच पर बैठेंगे, और अगर कोई गरीब तबके के बच्चे हैं तो वो नीचे फर्श पे बैठेंगे। ऐसा नहीं है। जिनके लिए समान सुविधाएं, समान अधिकार, समान सुविधाएं, सबके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही यहां पर हमारा शिक्षा का अधिकार है। जीवन का अधिकार, अब मुझे बताइए, सारे अधिकार आपको मिल गए, सारी स्वतंत्रताएं आपको मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपको जीने का ही अधिकार नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या अभी तक की जितनी भी स्वतंत्रता है, जितने भी न्याय आपको मिले हैं, जितने अधिकार आपको मिले हैं, क्या किसी का भी कोई भी महत्व रह जाता है बिना जीवन के? पॉसिबल ही नहीं है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई सरकार ने सोचा, राज्य ने सोचा कि यार इतना सब कुछ तो हमने इसको दे दिया, लेकिन मान लेते जनता को कोई अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के मार ही डालता है, उसका जीवन समाप्त कर देता है। कोई धनी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के जीवन पर अधिकार कर लेता है,
उससे जो है पशुओं की तरह व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार करता है, उसके जीवन को जब चाहे तब छीन सकता है वो। तो अगर ऐसा हुआ तो व्यक्ति कैसे विकास करेगा अपना? व्यक्ति का उसका जीवन ही उसके अनुसार नहीं चल रहा है, या व्यक्ति का जीवन श्योर नहीं है, उसकी लाइफ श्योर नहीं है कि उसे कब तक जीना है, उसे खुद नहीं पता। तो ऐसे में किसी भी अधिकार का, किसी भी स्वतंत्रता का किस प्रकार से यहां पर महत्व हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन का अधिकार सरकार या जनता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसलिए राज्य ने जो है इसको भी एक प्रथम अधिकार के रूप में चुना कि जीवन का अधिकार। इसका सिंपल सा अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जीवन छीन नहीं सकता, किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो, संस्था हो, समूह हो, सरकार हो, कोई भी, एनीथिंग, है ना, कोई भी हो, किसी के जीवन का अंत नहीं कर सकता। यही जीवन का अधिकार है। क्लियर है? चलिए, तो लास्ट वाला बचता है दोस्तों, वो है हमारे परिवार का अधिकार। परिवार का अधिकार, तो ये और एक और महत्वपूर्ण अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है, विशेषकर भारत में। हालांकि कुछ अन्य देश ऐसे भी है जहां पर इस पर कई सारे प्रतिबंध लगे होते हैं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उन प्रतिबंधों को हमेशा अवैध घोषित किया जाता है, अवैध बताया जाता है और कहा जाता है कि ये प्राकृतिक नहीं है। परिवार जो है एक व्यक्ति के विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए या राज्य के निर्माण के लिए तक परिवार एक ऐसी संस्था है जो किसी भी संस्था से कम नहीं है। परिवार के अंतर्गत दोस्तों, अगर परिवार नहीं होता तो किसी भी प्रकार से क्या राज्य का निर्माण हो पाता? इसलिए कई सारे विद्वानों ने जो है राज्य के निर्माण में इसे प्रथम पक्ष माना है, या कहें कि प्रथम स्टेज मानी है कि परिवार से ही राज्य का निर्माण होता है। जब राज्य का निर्माण ही परिवार से हुआ है तो ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार को सरकार कैसे इग्नोर कर सकती है? पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए परिवार का अधिकार भी रखा है। तो परिवार का अधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि कोई प्रत्येक व्यक्ति जो है विवाह करके अपने परिवार का निर्माण कर सके और उसके अंतर्गत अपने प्रथम जो अनिवार्य आवश्यकताएं उनका पूर्ति कर सकते, अपने संतान का पालन पोषण कर सके। इसमें को राज्य जो है अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप ना करे। अनावश्यक रूप से, है ना, यहां पर याद रखिएगा, ये पूरा अधिकार नहीं है। अनावश्यक रूप से, जहां पर आवश्यकता ना हो वहां पर जो है कोई सरकार जो है वहां पर हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति जैसा जीना चाहता है वैसे जीने का उसको राइट होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो दोस्तों इसी प्रकार से इस अधिकार के कारण भी, हालांकि इंडिया जो है अब प्रथम पर आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में, याद रखिएगा ना। और इस प्रकार का जो हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप जो लास्ट में लिखा हुआ अनावश्यक हस्तक्षेप, तो ये अनावश्यक हस्तक्षेप जो है ना, ये चीन वाले संविधान में नहीं है, याद रखिएगा। वहां पर उसकी जब मर्जी होती पॉपुलेशन कम कर देता है, जब मर्जी होती बढ़ा देता है। ठीक है ना? तो कम करने के लिए वो क्या करता है, सिंपल सा फंडा है उसके पास में कि वो टैक्स डाल देता है कि एक के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि 2 बच्चे हो तो तीसरे बच्चे पे टैक्स लगा देगा, और इतना हेवी टैक्स लगाएगा कि व्यक्ति है ना मतलब समझ जाइए आप लोग, तो अपने आप पॉपुलेशन उसकी कंट्रोल हो जाती है। वो जब बढ़ाने की इच्छा होती है तो उस टैक्स को हटा देता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भारतीय लोकतंत्र में नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? चलिए, अब दोस्तों बात करेंगे हम जो है नागरिक अधिकारों की चर्चा कर चुके हैं। पहले में जो नागरिक अधिकारों की बात हुई है, मैंने सोशल और सिविल राइट्स की जो बात हुई है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा पक्ष हमारा अधिकारों में, कानूनी अधिकारों के अंतर्गत दूसरा पक्ष रह जाता है, और वो है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकार आते हैं दोस्तों जहां पर प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार दिए जाए, अर्थात बिना भेदभाव के अधिकार दिए जाए, बिना भेदभाव के अधिकार दिए जाए। इन अधिकारों के अंतर्गत कुछ अधिकार यहां देखने को मिलेंगे, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, मत देने का अधिकार, है ना। चुनाव होते हैं तो आप जो है चुनाव में मत डालते हैं, वोट डालते हैं, तो क्या वहां किसी प्रकार का भेदभाव होता है? नहीं होता है भाई। सब लाइन में खड़े होते हैं वोट डालने के लिए, तो वहां सभी को होना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, उस एक एरो में ही खड़ा होना पड़ेगा। वहां कोई भेदभाव नहीं होता है ना। ठीक है, वही उसी की बात यहां पर होने वाली है। दूसरा, निर्वाचित होने का अधिकार। भाई कोई किसी भी पद के लिए चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो क्या उसे सरकार ये बोल सकती है कि आप गरीब हो तो आप इस पद के लिए खड़े नहीं हो सकते हो? एक काम कीजिए, आप छोटा मोटा पद देख लीजिए,
ग्राम पंचायतों में जाइए, सरपंच का चुनाव लड़ लीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है भाई। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कुछ जरूरी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद में किसी भी पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। अगर व्यक्ति योग्य है तो सरकार उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी, वो किसी भी सार्वजनिक पद को वो प्राप्त कर सकता है। बस योग्यता आवश्यक शर्त है यहां पर। बिना योग्यता के, है ना, कुछ चाहे वो कोई भी हो, फिर कोई उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर जनता में शिकायतें हैं, जनता संतुष्ट नहीं है अपने शासन व्यवस्था से, तो वो उसको जो है शिकायतें भेज सकती है, या कहें कि कार्यपालिका के जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को अपनी शिकायतें भेजना, उनसे प्रार्थना करना या उनको प्रार्थना पत्र भेजना, या किसी कानून को लेकर या सरकार के किसी डिसीजन को लेकर अपनी सहमति जो है सहमति देना। तो ये सब अधिकार भी जनता को होना चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो जनता की सहमति आवश्यक है। जनता अगर सहमत नहीं है तो उसका विरोध भी करना भी आवश्यक है। तो ये सारे अधिकार उसको प्राप्त होने चाहिए। तो ये 4 प्रकार के अधिकारों पर हम इन राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला मत देने का अधिकार आप भली भांति जानते हैं, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला चलेंगे निर्वाचित होने का अधिकार, इसको भी आप समझ चुके हैं। अब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे ना आप। तो मत देने का अधिकार मतलब चुनाव में वोट डालने का अधिकार। सिंपल सी बात है यार। अब बात देखिए, चलिए पढ़ के बता देता हूं मैं इसको। भारत जैसे विशाल देश में जहां पर जनता बहुत ज्यादा हो, या भारत जैसे और भी बहुत कुछ देश हैं, जैसे चीन वगैरह है, और भी देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उन देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या हो गया? भाई आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन चलिए एक बार फिर बता देता हूं मैं, और इसके बाद में लोकतंत्र वाली सेशन ही आएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक लोकतंत्र, 2 प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट शासन व्यवस्था में भाग लेती है। डायरेक्ट, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन व्यवस्था में भाग लेती है, मतलब जनता ही शासन चलाती है। कोई कानून पास होता है तो जनता ही कानून बनाती है, वही पास करती है। कोई नियम लेकर आना है, किसी भी प्रकार का अधिनियम लागू करना है, जनता ही करेगी, मतलब जनता ही प्रशासक होती है। तो अब ऐसी शासन व्यवस्था कहां पर संभव हो सकती है? जिस देश में जनसंख्या कम हो यार, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, ऐसे छोटे छोटे देश जो होते हैं, उन देशों में इस प्रकार का प्रजातंत्र संभव होता है। लेकिन जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, क्या ऐसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? नहीं है। तो ऐसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों के लिए लोकतंत्र की तो बात करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया गया। तो और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक। ध्यान से सुनिए, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रतिनिध्यात्मक मतलब प्रतिनिधि के द्वारा किया गया या प्रतिनिधि के आधार पर की गई शासन व्यवस्था ही क्या होती है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। मतलब ये कि जनता कुछ जनसंख्या मिलकर के अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, एक प्रतिनिधि चुनेगी और उस प्रतिनिधि को चुन करके वो शासन का संचालन करने के लिए सरकार में भेज देगी। क्लियर हो रहा है? जैसे भारत में क्या करते हो आप लोग, शासन व्यवस्था चलाने जाते हो क्या? आप लोग संसद में जाते हो? नहीं जाते हो ना। कौन जाता है भाई? सांसद जाता है, विधायक जाता है। और विधायक कौन है? सांसद कौन है? आपका प्रतिनिधि है, क्योंकि आपने तो चुनाव में उसको खड़ा किया, उसको जिताया, उसको भेज रहे हो ना, अपनी मर्जी से भेज रहे हो, तो वही तो प्रतिनिधि है आपका। इसीलिए तो कहा गया है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? प्रतिनिध्यात्मक, अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब क्लियर हुआ? तो ऐसी शासन व्यवस्था में जहां प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, तो वहां प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार आपके पास में होना चाहिए, प्रत्येक जनता के पास में होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें निर्वाचित होने का अधिकार। भाई प्रजातंत्र में शासक और शासित में, मतलब प्रजातंत्र जहां शासन व्यवस्था है, वहां पर जो शासक है, वो जो जनता है, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। योग्यता संबंधी कुछ प्रतिबंधों को अगर हम छोड़ दें तो सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का समान रूप से अवसर प्राप्त होना चाहिए, योग्यता को छोड़ करके। मतलब कुछ शर्तें, आवश्यक शर्तें होती है ना, कि वो भारत का निवासी हो, उसकी इतनी उम्र कंप्लीट हो चुकी हो,
ठीक है ना, उस पर कोई ऐसा क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, इस प्रकार की कुछ सामान्य सी शर्तें होती है। उन शर्तों को पूरा करने के बाद में कोई भी व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो है सिलेक्ट हो सकता है। ये अधिकार उसके पास होना चाहिए। क्लियर है ना यहां तक का? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट देखा था हमने सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार। तो यहां पर भी वही बात लागू होगी कि कुछ योग्यता संबंधी बातों को छोड़ करके किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सार्वजनिक पद ग्रहण करने को लेकर के। तो सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का या अन्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला है आवेदन पत्र या सम्मति देने का अधिकार। मैं समझा ही चुका हूं। अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो अपनी शिकायत प्रेषित कर सकती है। अगर जनता संतुष्ट है तो अपनी जो है किसी भी अधिनियम पर, किसी कानून पर, किसी नियम पर, किसी प्रतिनिधि को लेकर के अपनी सहमति जो है भेज सकती है सरकार में। इस प्रकार का अधिकार भी जनता के पास में होना चाहिए। क्लियर है ना? तो शासन, और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट अधिकार और होता है इनके पास में, शासन व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार। एक व्यवस्थित रूप से ना, ऐसे खतरनाक तरीके से नहीं, व्यवस्थित रूप से, एक कानूनी रूप से जो एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया है कि व्यवस्थित रूप से आप जो है एक लिमिट में रह करके शासन व्यवस्था की आलोचना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शासन व्यवस्था की आलोचना करने का अधिकार भी याद रखिएगा, लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं में ही मिलता है। लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं में ही मिलता है। अन्य शासन व्यवस्थाओं में आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा आलोचना करने का। आपने वहां आलोचना कर दी ना तो सीधा फांसी पे लटका दिया जाएगा वहां पर। तो ऐसी कुछ शासन व्यवस्थाएं भी होती है जैसे राजतंत्रात्मक होती है, साम्यवाद भी होती है, कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। वहां शासन का की आलोचना करने का कभी अधिकार नहीं होता। याद रखिएगा, इतने न्यूज चैनल में आपने भारत की सरकार का जो है या अमेरिका की शासन व्यवस्था की कई प्रकार से न्यूज चैनलों के द्वारा आलोचना करते हुए सुना होगा कि वहां पर ऐसा हो गया और वैसा फलान ढिम का जो भी है। लेकिन कभी क्या चीन के न्यूज चैनल में कभी सुना है आप लोगों ने कि चीन की शासन व्यवस्था की किसी ने आलोचना की हो? नहीं, क्योंकि वहां पर ये फैसिलिटी है ही नहीं। आप शासन व्यवस्था का आलोचना कर ही नहीं सकते हो। क्लियर है ना? इसी प्रकार से दोस्तों हमारा सेशन आज का होता है अधिकारों वाला कंप्लीट। अगर कोई डाउट अभी तक भी बच रहा हो, कोई डाउट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो इसलिए मैं आप लोगों को इतना थोड़ा और एकदम बेसिक रूप से समझाता हूं, क्योंकि अभी अभी आप फर्स्ट ईयर 12th पास करके आए हो, तो एकदम बेसिक लेकर चल रहा हूं मैं। हर एक सेशन में पूरे बेसिक से एकदम जीरो से है ना स्टार्ट करता हूं ताकि आपको पूरा समझ आए। तो दोस्तों अभी भी मैं थोड़ा सा जो है कंप्लीटली श्योर नहीं होता हूं, क्योंकि अभी 12th से आए हो तो शायद हो सकता है आप लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती हो, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो साइंस से सीधे बीए में आ जाते हैं, है ना। साइंस 12th तक जो है साइंस से किया, मैथ से, कॉमर्स से कर रहे हो, फिर एकदम सीधे से फिर बीए आप करने लग गए हो, है ना। फर्स्ट ईयर में आकर बीए ज्वाइन कर लिया आपने, तो उन स्टूडेंटों को भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। तो मैं सभी को बोल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से मैं इसको लेकर चलता हूं आपके सभी सेशनों को। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको, बेशक मुझे कमेंट कीजिए, है ना। बिल्कुल बेशक रूप से, बिल्कुल मुझे अपने क्लासरूम का ही टीचर समझिए, अपने कॉलेज का ही टीचर समझिए, है ना। और बिल्कुल निसंकोच होकर के मुझे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको और बेसिक से लेकर चलिए, या इसको और स्मूथ तरीके समझाइए, या कुछ अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाइए। जैसा आप बोलेंगे ना उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर है, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तब तक मुझे आपकी लेवल को इंक्रीज करनी है, ताकि आपको इतना बच्चों की तरह समझाने की मुझे आवश्यकता ना पड़े। सेकेंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते आपका लेवल में पूरा टॉप पर पहुंचा दूंगा, और थर्ड ईयर में इतनी एडवांस क्लासेस होंगी आप लोगों की कि आपको खुद आनंद आएगा। आप सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ेंगे, सब कुछ समझते हुए चलेंगे। थर्ड ईयर तक इतना परिपक्व मैं आप लोगों को कर दूंगा कि आप सिर्फ बीए नहीं, कोई सी भी बुक पुस्तक को उठाकर जब पढ़ने बैठोगे ना तो उससे टॉपिक को दोबारा रिपीट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लाइफ में कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, जब भी पढ़ाता हूं तो कुछ टर्मों को आपको पता भी नहीं चलता है, और कुछ टर्मोलॉजी होती है वो आपके अंदर डाल दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसको बार बार रिपीटेशन जब होता है ना तो आपके अंदर अपने आप वो प्रवेश कर जाती है, और वो टर्म इतनी प्रभावपूर्ण होती है कि जब आप किसी भी टॉपिक को एनालाइज करते हो, पढ़ते हो, तो वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे चलकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होने वाला है वो नागरिकता पर होने वाला है। इसमें नागरिकता पर सेशन होगा दोस्तों। में 1 मिनट के लिए अभी जाइएगा मत, 1 मिनट और मेरी बात सुनिए। नेक्स्ट सेशन देखिए, कुछ यूनिवर्सिटियों में जैसे अगर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, या और कुछ बिहार की भी अगर हम बात कर ले, तो कुछ यूनिवर्सिटियां, सभी का नहीं बोला मैंने, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी है जिसमें सिर्फ चार टॉपिक ही पढ़ाए गए थे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार के, इस है ना, इस वाले 4th यूनिट में। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों का सिलेबस मैंने जो है देखा है, जैसे कुछ उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ बिहार की भी है ना। तो उन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें 5 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, जिसमें नागरिकता को भी इंक्लूड किया गया है।
ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट के द्वारा मैंने ये तो इस बात से सहमत हो चुका हूं कि हाँ हम इसमें नागरिकता को कवर करेंगे। अब इसमें एक बात है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि नागरिकता पर हम पहले सेशन ले चुके हैं, लगभग काफी समय हो चुका है, उस पर एक सेशन ले चुके हैं। नागरिकता वाला सेशन हमारा पहले से है, अपलोड किया हुआ है। अगर आपकी सहमति हो तो उसी नागरिकता वाले सेशन को जो पहले लिया था उसी को यहां पर फिर से अपलोड कर दें आप लोगों के लिए इस सीरीज के अंतर्गत शामिल करते हुए, या फिर नया सेशन लेकर आए, जैसा आपको उचित लगे, जैसी भी आपकी सहमति बने मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अब जो मेरा सेशन में एंड तक बना हुआ है मतलब वही ईमानदारी से पढ़ रहा है, मुझे उसी की सहमति चाहिए, है ना। हर किसी की सहमति नहीं चाहिए कि हर कोई पढ़ रहा है या ना पढ़ रहा, उसके से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बीच में छोड़कर जा चुका है ना, मतलब उसका पढ़ने का मतलब ही नहीं है। उसके जब एग्जाम के 2 दिन बचेंगे तब उसकी आंखें खुलेगी, वो छोड़िए। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। सिर्फ कल तक का टाइम है ना, सिर्फ कल तक का टाइम है। अगर आप बोलते हो कि जो सर पुराना सेशन है उसी को अपलोड फिर से अपलोड कर दीजिए तो मेरी मेहनत बच जाएगी। बाकी है वही नागरिकता, पूरे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर शुरुआत से फिर से एक नया टॉपिक लेकर आइए, नए सिरे से पढ़ाइए इसको, तो फिर वो भी मैं आपको लोगों के करने के तैयार हूं, लेकिन आपका रिप्लाई आना चाहिए, आपकी कमेंट आना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। हो रहा अगर नए स्टूडेंट हो तो जान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको 3rd ईयर तक इसी तरह सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है, पूरी निःशुल्क चलेगी, है ना, डोंट वरी। कोई किसी प्रकार से कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया, कोई मांग ही नहीं सकता है, चार्ज करना तो बहुत दूर की बात है। आपसे किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की जा सकती आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सिर्फ हमें आपका सपोर्ट चाहिए, सिर्फ मानसिक रूप से, है ना, मानसिक और शारीरिक रूप से आपका सपोर्ट चाहिए। आर्थिक रूप से हमें किसी प्रकार का आपसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। क्लियर है। चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो ये चैनल हो, चाहे कल से जो मोबाइल ऐप आने वाली है आपकी स्पेशल पर्सनल जो आपकी एप्लीकेशन आने वाली है लोधा जी क्लासेस करके, उस पर भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ही चलने वाली है। कोई चार्ज, कभी भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू। हो रहा सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोलिए, है ना, बगल में साइड में एक इस प्रकार से एक एरो का निशान दिख रहा हो, वी का निशान दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, पूरी डिस्क्रिप्शन खुलेगी। वहां से आप टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, वहां पर प्रज्ञान हिंदी जो आपको ये दिख रहा है ना, प्रज्ञान हिंदी की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेशन हमने लिया है इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण क्लासेस की जो लिंक है वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कम से कम 3 से 4 हजार शब्दों में डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट डाटा हो, कितनी सारी बातें वाली की गई होगी, एक बार जाके देखिए उसको। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, धन्यवाद।